नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पे। तो जैसा कि हमने आप सभी को पिछले चैप्टर में साइंस का 5वां चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया था। अब आपका छठा चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। तो ये साइंस का आपका छठा चैप्टर है। इसके बारे में जो है आपको यहाँ से लेकर के सिर्फ एक स्लाइड में नोट्स प्रोवाइड किया गया है। इतना में ही ये आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है। यहाँ पर ही आपका चैप्टर समाप्त कर गया है, एंड कर गया है। बस इतने से थ्योरी में आप क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर को पूरे रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ही कंसाइज वे में छोटा करके आपके उस नोट्स को बनाया गया है। आपके सारे कंटेंट को जितना भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं सबको एक छोटे से पीडीएफ या स्लाइड में क्या किया गया है, इकट्ठा किया गया है। ये बहुत ही टाइम लगा करके टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे चीज़ों को एक जगह पे छोटा करके लिखने में टाइम थोड़ा सा लगता है। तो इसको क्या करिएगा आप, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशंस के ध्यान में रखते हुए ही बनाए जाते हैं। क्योंकि अगर हम बड़ा बनाएं या बड़ा लेक्चर बनाएं, आपको लेक्चर भी छोटे 30 से 40 मिनट के अंदर में एक चैप्टर खत्म करके दिया जा रहा है। ये आपके एग्जाम को, ये इस कोर्स का नाम ही है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का मतलब है कि अगर आपने साल भर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो बहुत ही कम वे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स दिलाने के लिए ये काम किया जाता है। तो जो है आप अगर बड़े से बड़े नोट्स बनाते हैं तो उसको आप रिवाइज नहीं कर पाइएगा, इसीलिए यहाँ पर छोटे से छोटे नोट्स को बना करके दिया जा रहा है। अगर आपका एग्जामिनेशंस का दिन है, मान लीजिए कल आपका एग्जामिनेशंस का दिन है, अभी आपके पास 6-7 घंटे पढ़ने के लिए बचे हुए हैं, तो आपके पास जो मोटा नोट्स है उसको आप कभी भी रिवाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो 200, 300, 400 पन्ने का होता है नोट्स। उसको आप 10 से 20 पन्ना पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे और सो जाएंगे। इसमें क्या होगा, आपका दो ही पे मतलब कि चैप्टर, मैक्सिमम 2 चैप्टर आप रिवाइज कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का नोट्स है तो आप इसको 5 से 7 मिनट में पढ़ करके इसे क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका कि सारा का सारा साइंस का जितना चैप्टर है वो सारा का सारा चैप्टर आपका उस रात रिवाइज होगा। और जितना उस रात में रिवाइज होगा, जिस दिन आपका अगला साइंस का एग्जाम होगा उस दिन उतना आप ऑब्जेक्टिव बनाने के काबिल बनेंगे। जितना रिवीजन रहेगा, क्योंकि वो पीछे पढ़ा हुआ सब भूल जाता है आदमी, जब आप एग्जाम में जाएंगे तब आपको पता लगेगा इस बात का। तो जितना आप उस रात में रिवाइज किए हैं उतना ऑब्जेक्टिव बनेगा, उतना सब्जेक्टिव में आंसर लिखाएगा, उतना लॉन्ग में आंसर लिखाएगा। उसके लिए जरूरी है कि आपको इस तरह के नोट्स आपके पास रहे, जो हमारे द्वारा आपको लगातार इस क्रैश कोर्स के दौरान जो निःशुल्क आप सबों के लिए चल रहा है, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। लगातार इस तरह के चैप्टर्स आपको एक एक वीडियो में, 40-40 वीडियो में इस तरह नोट्स के द्वारा आपको ख़त्म किया जा रहा है। तो और क्या करिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे इसी तरह से आपको लगातार रोज़ के रोज़ एक एक वीडियो करके आता रहेगा और एक एक चैप्टर एक पर डे ख़त्म होता जाएगा। और ये जनवरी तक हम अनुमान करके चलते हैं कि आपका ये ख़त्म हो जाएगा क्रैश कोर्स। तो आपके पास एक अच्छा नोट्स कंटेंट रिवाइज करने के लिए होगा और एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। तो चलिए हम आगे इस चैप्टर को समय न बिताते हैं। आगे जो है इस चैप्टर को, छठा चैप्टर जो है आपका नियंत्रण एवं समन्वय, इसको खत्म करते हैं। चैप्टर से ही, आपका नाम से ही, हेडिंग से ही सारा बात क्लियर हो जाता है कि हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं। नियंत्रण का मतलब होता है नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। किसी भी चीज़ को, किसी भी गाड़ी को या कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे धरती पर, उसको नियंत्रण की जरूरत होती है। अगर मान लीजिए कोई गाड़ी है और नियंत्रण में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, ब्रेक नहीं लगता है, एक्सीलरेटर अपने आप चल जाता है, तो वो गाड़ी आपके लिए ठीक है? नहीं ठीक है, वो घातक है आप लोगों के लिए। उसी तरह से इंसान में भी, जीव जंतु में भी, पौधे में भी नियंत्रण एवं समन्वय की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए इंसान बड़ा हो रहा है, मान लीजिए 6 फीट का मतलब इंसान का एक मैक्सिमम हाइट होता है, और अगर इंसान 12 फीट का हो जाए तो वो तो घातक है। मतलब उसमें जो बढ़ने का जो हार्मोन है उसको नियंत्रित नहीं किया गया और आदमी क्या हो गया, 12 फीट 15 फीट का हो गया। इस तरह के केसेस आपको देखने को मिलते हैं। जिस तरह से ग्रेट खली को देखते हैं, वो सामान्य से थोड़ा ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें बढ़ने वाले हार्मोन का क्या हुआ, नियंत्रण नहीं हुआ। तो किसी भी चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसमें हम वही जीव जंतु और पौधे के बारे में नियंत्रण को पढ़ेंगे। और समन्वय तो यही है कि कंट्रोल कैसे करना है किसी भी चीज़ को। इंसान के भी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसको भी नियंत्रित किया जाता है, समन्वयित किया जाता है। उसी चैप्टर को यहाँ पे पढ़ना है कि कैसे कैसे नियंत्रण होता है। तो पहले हम लोग मानव के बारे में पढ़ेंगे कि जब मानव में कैसे नियंत्रण होता है। अब फिर आपका दूसरा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो गया है। दूसरा, इसमें दो भाग है नियंत्रण में। एक जंतु के लिए है, मतलब इंसान, जो भी जानवर है उन सबों के लिए है। इसके बाद ये है पौधे के लिए, पौधे के समन्वय कैसे होते हैं। फिर किस जंतु के हार्मोन के बारे में यहाँ पर हम याद रखेंगे। तो इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह के इस सबसे आपको ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेगा। बहुत सारे चीज़ों को, कंटेंट को उसमें डाला गया है। तो चलिए नियंत्रण के बारे में पहला हम स्टार्ट करते हैं कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय किस तरह से होता है। पहला टॉपिक है कि जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय। तो जंतु में
जो है नियंत्रण और समन्वय करता है आपका तंत्रिका तंत्र। आपके दिमाग में पढ़े होंगे कि हमारे दिमाग में न्यूरॉन, इंग्लिश में उसको न्यूरॉन कहते हैं, हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये सबसे लंबी कोशिका होती है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको याद करवाया जाता है। तो ये जो है आपको जो है नियंत्रण करने का काम करता है। हमारी पूरे बॉडी का जितना फंक्शन हो रहा है, बहुत तरह के हमारे शरीर में फंक्शन हो रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं तो वो उसको नियंत्रित कौन कर रहा है? हमारा दिमाग नियंत्रित कर रहा है, नहीं तो हम कुछ से कुछ बोलेंगे। अगर दिमाग नियंत्रण करना बंद कर दे तो हम क्या करेंगे? यहाँ कुछ से कुछ बोलेंगे। हम समन्वयित वे में हम आपको बोल रहे हैं, हमें पता है कि हम नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ा रहे हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। हम यहाँ दूसरा कुछ तो नहीं बोल रहे हैं। इस बात को नियंत्रण कौन कर रहा है? यही न्यूरॉन कर रहा है, तंत्रिका तंत्र कर रहा है, हमारा दिमाग इस बात को कंट्रोल कर रहा है। तो जंतु में नियंत्रण जो है वो तंत्रिका तंत्र करता है, न्यूरॉन जो दिमाग में होता है। अभी पढ़ेंगे कि उसका भाग पीठ तक, यहाँ नीचे तक मेरुरज्जु जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ यहाँ पीठ तक होता है, मतलब पीछे तक होता है उसका प्रसार, उसको पढ़ेंगे। लेकिन आपका मेन जो है नियंत्रण एवं समन्वय जंतु में तंत्रिका तंत्र करने का काम करता है। तो तंत्रिका तंत्र के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन का एक संगठित जाल बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। विद्युत आवेग के द्वारा अब सूचना ये नियंत्रित करता है, सूचना के माध्यम से नियंत्रित करता है। जैसे मान लीजिए आपके हाथ पे यहाँ पे चींटी बैठा, मान लीजिए चींटी बैठा, अब वो काटेगा या काट लिया, जो भी कंडीशन है, तो वो क्या करेगा? ये यहाँ से मैसेज क्या करता है? मैसेज यहाँ से ब्रेन तक जाता है और ब्रेन कहता है कि अच्छा चींटी बैठा है तो उसको हटाओ, नहीं तो काट देगा। ब्रेन तुरंत मैसेज देता है कि चींटी है तो उसको हटाओ। या अगर सांप आ गया नज़दीक में तो आपका सांप आंख देखता है और ब्रेन को तुरंत मैसेज देता है, तो ब्रेन समझ जाता है कि ये सांप है, उसको भगाओ, तो तुरंत मैसेज देता है कि उसको भगाओ। इस तरह से कंट्रोल कैसे हो रहा है? मैसेज यहाँ से वहाँ तक कैसे जा रहा है? तो विद्युत आवेग के द्वारा जा रहा है। हमारे तंत्रिका तंत्र में मैसेज का ट्रांसफर विद्युत आवेग के द्वारा होता है। तो जो है आपको विद्युत आवेग के द्वारा सूचना एक जगह से दूसरे जगह जाती है। जैसे बिजली में विद्युत आवेग के द्वारा बिजली एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसी तरह से सूचनाएं भी हमारे शरीर में करंट है हमारे, आपको आश्चर्य होगा हमारे शरीर में क्या होता है, छोटा मात्रा में करंट होता है, उसके द्वारा जो है सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह जाती है, हमारे बॉडी में होता है। तो यही है न्यूरॉन जो सूचना को विद्युत आवेग के द्वारा एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। यही है न्यूरॉन का तस्वीर। देखिए यहाँ पर ये जो फिगर बनाया गया है ये तंत्रिका तंत्र का है, ये तंत्रिका तंत्र का तस्वीर है। इस तरह के होते हैं, ये बीच में उसका केंद्रक होता है और ये देख रहे हैं छोटा छोटा तार जो निकला हुआ है, ये तार जो है यही मैसेज को लेता है। जैसे यहाँ पे हमने छुआ तो ये मैसेज जो यहाँ से जाएगा वो यहीं इस वायर तक जाएगा, इस तार तक जाएगा। इसको तार, इसका नाम दिया गया है द्रुमिका। यहाँ पे देख रहे हैं इस तार का जो नाम है वो द्रुमिका है। ये क्या करता है? सूचना प्राप्त करता है। ये जो आप निकला हुआ तार की तरह देखते हैं, ये द्रुमिका इसका नाम है। ये क्या करता है? सूचना को प्राप्त करता है। आप बीच में जो ये भाग देख रहे हैं केंद्रक के बाहर, ये वाला भाग जो देख रहे हैं आप, ये भाग है कोशिका काय। कोशिका काय क्या करता है? विद्युत आवेग के रूप में, विद्युत आवेग के रूप में बदलता है उसको, विद्युत आवेग के रूप में एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है। तीसरा पार्ट है ये जो देख रहे हैं चेन की तरह कड़ी जो बना हुआ है, ये कड़ी की तरह, ये है तंत्रिकाक्ष। इसका नाम क्या दिया गया है? तंत्रिकाक्ष। इसका काम क्या है? तो विद्युत आवेग को कोशिका काय से न्यूरॉन के दूसरे द्रुमिका तक पहुंचाना। अब क्या करेगा? यहां से विद्युत आवेग उत्पन्न हुआ कोशिका काय से और यहां से चलते 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 यहां पहुंचा और यहां पर दूसरा न्यूरॉन का वही वाला द्रुमिका, यहीं पर दूसरा तंत्रिका तंत्र का द्रुमिका जुड़ा हुआ रहता है, वहां से उसमें पहुंचता है और पूरे दिमाग में मैसेज इस तरह से ट्रेवल करते रहता है, ट्रांसफर होते रहता है एक जगह से दूसरे जगह। यहाँ मैसेज आया, ये यहाँ पहुंचाया, फिर दूसरे में गया, इस तरह से एक जगह से दूसरे जगह तक जाते जाता है विद्युत आवेग। तो ये तंत्रिकाक्ष के बारे में समझ गए कि क्या करता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, दूसरे न्यूरॉन के द्रुमिका तक ये पहुंचाता है विद्युत आवेग को। अगला है तंत्रिका का अंतिम सिरा। ये है अंतिम सिरा, यहीं से दूसरे न्यूरॉन का द्रुमिका जुड़ा रहता है, यहाँ पर जुड़ा रहता है और वहाँ पर मैसेज इस तरह से ट्रांसफर होता है। तो इसका फिगर आप याद रख लीजिए। और यहाँ पर जो काम दिया गया है कि द्रुमिका कौन सा काम करता है, तो सूचना को प्राप्त करता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। अगर 2 मार्क्स में पूछेगा कि न्यूरॉन का तस्वीर बनाइए या न्यूरॉन के कार्य के बारे में बताइए, तो तस्वीर बना करके और अलग अलग जो द्रुमिका का क्या काम है, तंत्रिकाक्ष का क्या काम है, कोशिका काय का क्या काम है, इस तरह से लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो जिस पैटर्न में पूछे सबके लिए ये नोट्स क्या है? फुलफिल है। अगर आपको शॉर्ट्स पूछेगा तो भी आप बता सकते हैं। तो सारे के लिए ये फुलफिल करता है सारे कामों को। तो आप समझ गए कि जंतुओं में नियंत्रण किस तरह से होता है, तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र कैसा होता है, क्या करता है? तो विद्युत आवेग के द्वारा सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पे करता है। और जो है तंत्रिका तंत्र का ये आपको तस्वीर दिख गया, उसमें कौन कौन से भाग कहाँ कहाँ पे है ये दिख गया। अब अगला है प्रवृत्ति क्रियाएं।
प्रवृत्ति क्रियाएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या, एक बार कोई गर्म वस्तु है, आपका हाथ उसमें टच हो गया, मान लीजिए गर्म कुकर, अभी चावल उतरा ही है गैस पर से, हाथ आपका टच हो गया, तो क्या होता है, कितना फास्ट उसमें से वहाँ से आप भागते हैं, कितना फास्ट आपका हाथ निकलता है, आपको भी नहीं पता लगता है कि कैसे हो गया वो। एक बार अगर कोई गर्म चीज़ से आपका हाथ टकरा गया है, मान लीजिए सांप पे आपका पैर पड़ गया, तो कितना स्पीड में आप पीछे की तरफ झटकते हैं, या गर्म चीज़ पे हाथ पड़ने पे कितना स्पीड में आप पीछे की तरफ झटकते हैं। उसमें दिमाग तक मैसेज पहुंचता भी नहीं है, उससे पहले ही काम हो जाता है। उसको समझेंगे कि कैसे काम होता है। दिमाग तक जब तक मैसेज भेजेगा और फिर वहां से आएगा ऑर्डर कि नहीं नहीं गर्म है हटाओ, तब तक तो आपका हाथ जल जाएगा। इसके लिए हमारे शरीर में कुछ ऐसे फंक्शंस किए गए हैं। मेरुरज्जु, एक छोटी यहाँ पर मेरुरज्जु है, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में भी दिमाग होता है, उसको कहेंगे परिधीय कहते हैं। वहीं से ऑर्डर आ जाता है कि गर्म है तुरंत हटाओ। मैसेज दिमाग तक जाएगा, दिमाग से ऑर्डर आएगा तो लेट हो जाएगा, आपका हाथ बर्न कर जाएगा, जल जाएगा। तो प्रवृत्ति क्रियाएं रिफ्लेक्स एक्शन में नजदीक से ही ऑर्डर आ जाता है कि तुरंत हटाओ, तो तुरंत हट जाता है। प्रवृत्ति क्रियाओं को देखिए, किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया यानी एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। अनुक्रिया मतलब उसके विपरीत एक्शन, अनुक्रिया प्रवृत्ति क्रिया कहलाती है। तो प्रवृत्ति क्रिया का मतलब किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक अनुक्रिया, तेज व अचानक एकदम तेजी से झटकना हाथ को, वही क्या कहलाता है, प्रवृत्ति क्रिया कहलाती है। अब अनुक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ये क्रियाएं कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। पहला है कि ऐच्छिक क्रिया, ये तो अपने मन से हुआ, ये तो अपने मन से हुआ, हमारे दिमाग में कुछ आया हमने किया। मान लीजिए मेरा चाय पीने का भी मन किया, तो हम जाएंगे चाय की व्यवस्था करेंगे, तो हमारे मन के ऊपर में, ये ऐच्छिक है। एक होता है अनैच्छिक क्रिया, जो मध्य मस्तिष्क, बाद में पढ़ाएंगे हम आपको, ये जो है आपके हिसाब से नहीं चलता है, जैसे आपका दिल। ये जो है अनैच्छिक क्रिया, मतलब आपकी इच्छा से नहीं चलेगा। ऐच्छिक का मतलब आपकी इच्छा से चलने वाली जो भी चीज़ें हैं, आपकी इच्छा के अनुसार कंट्रोल करता है। और एक होता है अनैच्छिक क्रिया, जो आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं, आपका दिल धड़क रहा है, क्या आपकी इच्छा से धड़क रहा है, आप चाहें तो उसको रोक सकते हैं, जब भी चाहें तो नहीं रोक सकते हैं। ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। आपके नसों के अंदर में खून दौड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह, क्या आपकी इच्छा से दौड़ रहा है, नहीं, वो अपने आप दौड़ रहा है, वो अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ये सब सारे के सारे जो है अनैच्छिक क्रिया के अंदर में आता है। तो जैसे कि श्वसन, दिल का धड़कना, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं। इसके बाद है एक प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं जो है मतलब कि वही जो बोले हम आपको रिफ्लेक्स एक्शन। अभी प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में ऊपर में बताए कि गर्म लगा और तुरंत हाथ हटाए, तो उसको कहते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। तुरंत, वो दिमाग के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, उसको पढ़ेंगे अभी। तो पढ़िए, फिर से पढ़िए। ऐच्छिक क्रिया जैसे आप इच्छा से करते हैं, तो उसको कंट्रोल कौन करता है, आपके दिमाग जो है, दिमाग में न्यूरॉन है, दिमाग से कंट्रोल होता है सारा का सारा काम। तो दिमाग के किस भाग से कंट्रोल होता है, दिमाग के बारे में भी पढ़ाएंगे। दिमाग में जो भी है 3 भाग होता है, दिमाग में भी जो है 3 भाग होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, ये है आगे का भाग, ये है अग्र मस्तिष्क। ये जो है पीछे वाला भाग, इसको कहते हैं मध्य मस्तिष्क। और यहाँ जो छोटा छोटा पार्ट है, इसको कहते हैं नीचे वाले भाग को कहते हैं पश्च मस्तिष्क। यहाँ नीचे, मध्य के नीचे वाले को कहते हैं पश्च मस्तिष्क। तो 3 भाग है मुख्यतः, अभी उसको और बांटेंगे हम। तो अग्र मस्तिष्क आगे वाला, पीछे वाला पश्च मस्तिष्क, और उसके नीचे होता है मध्य मस्तिष्क, और उसके नीचे होता है पश्च मस्तिष्क। ये 3 भाग के द्वारा आपका सारा का सारा काम, ऐच्छिक हो या अनैच्छिक हो या प्रतिवर्ती हो, मतलब कि ये तीनों काम जो है आपका तीनों भाग के द्वारा जो है सारा का सारा काम नियंत्रित होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ऐच्छिक क्रिया है तो ये अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ये आगे वाला जो भाग है, ये आपका अग्र मस्तिष्क क्या किया जाता है, आगे वाला भाग जो है ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे बोलना, लिखना। इसीलिए हम चंदन कहाँ लगाते हैं, पीछे लगाते हैं या गर्दन पे लगाते हैं, नहीं, आप यहाँ पे चंदन लगाते हैं कि ये जितना ठंडा रहेगा, माइंड हमेशा चलता है तो गर्म होते रहता है। कहता है ना, हटो मेरा दिमाग मत गर्म करो। तो मतलब अगर दिमाग गर्म हो गया, कोई भी मशीन ज़्यादा गर्म हो जाता है तो काम करना ठीक से बंद कर देता है। कंप्यूटर के ऊपर में भी देखते हैं फैन लगा रहता है कि ठीक से काम करे, वो ठंडा रहे। कोई भी मशीन को ठंडा करना पड़ता है तभी ठीक से काम करता है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चंदन लगाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये हमारा आगे वाला जो मस्तिष्क है वो ठंडा रहे और ठीक से काम करे, क्योंकि यही सोचने और विचारने का काम करता है। और ये अगर सोचना विचारना गर्म यदि खत्म कर दिया, आपका दिमाग हो गया गर्म, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप ऐसा काम कर देंगे जो आप मतलब कि जो आप सोचे नहीं थे। इस तरह का काम आदमी कर देता है जब आपका दिमाग, इसीलिए इसको ठंडा रहना जरूरी है। तो आपका आगे वाला जो भाग है वो ऐच्छिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है, यानी बोलना, लिखना, इसमें सोचना पड़ता है। तो ये सब काम इस भाग से जो होता है कंट्रोल होता है, आगे वाले भागों से सारा का सारा काम। अगला है अनैच्छिक क्रिया। ये मध्य एवं पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। ये मध्य जो पीछे में जो मस्तिष्क है हमारा, भले ही आपको लगेगा कि ये तो सर पीछे है, लेकिन दिमाग का भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक
पीछे तक हम काउंट करते हैं। तो ये तो आगे हुआ, इसको मध्य में लेके चलते हैं, इसको पश्च लेके चलते हैं, इसको पीछे वाला लेके चलते हैं, इसको मध्य में लेके चलते हैं। देखने से लग रहा है कि ये तो पीछे है सर, लेकिन नहीं, इसको मध्य में लेके चलते हैं। तो ये मध्य और पश्च वाला अनैच्छिक क्रिया को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे आपका सांस लेना जो अनैच्छिक क्रिया है, आप सोए भी हैं तब भी सांस लिया जा रहा है। इसके बाद दिल का धड़कना, ये सब मध्य और पश्च मस्तिष्क के द्वारा क्लियर कंट्रोल होता है। इस बात को याद रखिएगा, पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव्स में। और तीसरा है प्रतिवर्ती क्रियाएं, ये मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। अब देखिए यहाँ से माइंड गया है, यहाँ से एक तार निकला है, इस तरह से ये देख रहे हैं, यही है मेरु रज्जु। ये आपके पीठ के यहाँ तक नीचे तक आया हुआ है। पूरे स्पाइनल कॉर्ड जो है, मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नीचे तक आया है। मेरु रज्जु के बीच में छेद होता है, उस छेद के बीच से वो तार जो है, ब्रेन का वायर और न्यूरॉन वाला वायर जो है नीचे तक आया हुआ है, वही जो है मेरु रज्जु। तो यही बहुत सारे कामों को, परवर्ती क्रियाओं को यही कंट्रोल करता है। अगर यहाँ तक मैसेज आ गया कि हमको गर्म लग रहा है, ये यहाँ से मैसेज भेजेगा दिमाग को, और फिर वहाँ से मैसेज आएगा कि हटाओ, तब तक तो हाथ जल जाएगा। तो यहीं से मैसेज जो भगवान ने इसको ऑर्डर दे के रखा है कि कोई विषम कंडीशन हो तो हमसे पूछने के लिए नहीं आना। दिमाग इसको कह के रखा है कि कोई अगर विषम कंडीशन हो तो तुम खुद से फैसला ले लेना, अगर गर्म लगे या कुछ भी लगे तो तुरंत हटा लेना, तुम हमसे पूछने मत आना कि गर्म लग रहा है क्या करें। तो इसको दिया गया है। तो वही प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन करता है, तो मेरु रज्जु नियंत्रित करता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड इंग्लिश में इसको कहते हैं, यही नियंत्रित करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप। जैसे कि प्रतिवर्ती क्रिया में गर्म वस्तु छूने पर हाथ का हटा लेना, ये प्रतिवर्ती क्रिया है, तुरंत होता है ये, आपके दिमाग को सोचने की जरूरत नहीं है उसमें। आगे है मानव तंत्रिका तंत्र। कितने प्रकार के होते हैं थोड़ा सा ये बता दिया गया है। तो दो प्रकार के, दो भाग में होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र। जैसे केंद्रीय में कौन है, जो मेन सेंटर में बैठता है, जैसे कैबिनेट में बहुत सारे विधायक हैं, मतलब कि बहुत सारे विधायक हैं, सारे विधायक तो मंत्री नहीं बन जाते हैं। तो केंद्र में जो बैठते हैं, बीच में जो बैठते हैं वो मंत्री लोग बैठते हैं। तो वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो आता है हमारा मस्तिष्क और मेरु रज्जु, ये मेन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, ये मेन तंत्रिका तंत्र है। मतलब कि डिसीजन लेने के लिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरु रज्जु दो ठो है। और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, उसके चारों तरफ बाहर फैले हुए, उसमें आता है कपाल तंत्रिका तंत्र, कपाल से निकला हुआ तंत्रिका तंत्र, मेरु रज्जु, मेरु रज्जु से भी बहुत सारे वायर, यहाँ से नसें जो है, बहुत सारे तंत्रिका तंत्र फैले हुए हैं पूरे हाथों तक, उसको कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो मैसेज को बस ले जाता है, कोई डिसीजन नहीं लेता है। यहाँ पर आपका चीटी बैठा तो यहाँ का जो तंत्रिका तंत्र है वो मैसेज क्या कर देगा, स्पाइनल तक पहुँचा देगा, इस मेरु रज्जु तक पहुँचा देगा, मेरु रज्जु ब्रेन तक ले जाता है। तो ये जो है बस मैसेज ले जाने का काम करता है, तो उसको परिधीय तंत्रिका तंत्र में रखते हैं। जैसे मेरु तंत्रिका, मेरु रज्जु से बहुत सारे तंत्रिका निकले रहते हैं। तो ये हो गया आपका तंत्रिका तंत्र के बारे में। अगला है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क मतलब ब्रेन। अभी हम आपको सारा बात बता दिए हैं, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं ब्रेन के बारे में कि मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। ब्रेन से ही, यही से हमारा सारा का सारा पूरे बॉडी कंट्रोल होता है। आपको इस बात के बारे में पता है, समन्वय का केंद्र है। इसके 3 मुख्य भाग हैं। हम ज़्यादा ना, अभी क्रैश कोर्स है इसलिए हम ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं ले जा रहे हैं, बस आपका काम से जितना मतलब है उतना हम आपको समझा दे रहे हैं, जैसे कि सारा का सारा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। नहीं तो यहाँ हम 1.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का लेक्चर कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा आउटपुट मिले। तो देखिए, मस्तिष्क के सभी क्रियाओं का समन्वय कौन करता है, मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क सभी क्रियाओं का समन्वय का केंद्र है। सारा काम, सारा कंट्रोलिंग पावर जो है मस्तिष्क के पास है, ब्रेन के पास है। इसके 3 मुख्य भाग है। पहला बता दिए अग्र मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे अधिक एवं जटिल विशिष्ट भाग है, सबसे बड़ा भाग है, सबसे जटिल है ये, क्योंकि इसको सोचना पड़ता है, सोचना विचारने का काम यही करता है। तो इसको बड़ा होना पड़ेगा, जटिल होना पड़ेगा। जिसको सोचना नहीं पड़ता है वो छोटा भी बनाएंगे थोड़ा सा तो काम कर जाएगा, लेकिन जिसको सोचना है उसको बड़ा बनाना है। यह प्रमस्तिष्क, इसको प्रमस्तिष्क में भी रखा गया है, प्रमस्तिष्क भी होता है ये, इसका अगला नाम प्रमस्तिष्क। यहाँ से अग्र मस्तिष्क जो है ना, बीच में देख रहे हैं, ये प्रमस्तिष्क का यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ तक आया है, यहाँ तक आया है। बहुत बड़ा भाग है ये, देख रहे हैं, बहुत बड़ा भाग है और जटिल भाग है। अब मध्य मस्तिष्क यहाँ पीछे है, तो उससे आपको लेना देना नहीं है। तो ये प्रमस्तिष्क है। कार्य इसका सोचने वाला, याद रखना, सूचना को एकत्रित करना, समायोजन करना। क्या क्या करना है इसका काम, सोचने का काम करना है। पूछा जाएगा कौन सोचने का काम करता है, याद रखने का काम कौन करता है, यही करता है। सूचना को एकत्रित करना कौन करता है, और उसको समन्वयित करना, मतलब सूचना को इकट्ठा करके उसको सोचना, समझना, समन्वय करना, समायोजन करना, जो मतलब कि कैसे उसको रखेंगे, कैसे उसको बताएंगे लोगों को, ये सब काम जो है आगे वाले मस्तिष्क से ही होता है। अगला है मध्य मस्तिष्क। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। बस ये बात याद रखिएगा तो आपका बन जाएगा कि अनैच्छिक क्रिया कौन करता है, तो मध्य मस्तिष्क। जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, आंख का पुतली बदलते रहता है लाइट के हिसाब से। लाइट ज़्यादा आया तो पुतली छोटा सिकुड़ जाता है, लाइट ज़्यादा आया तो पुतली फैल जाता है, कम आया तो इस काम को वो अनैच्छिक क्रिया है, मध्य मस्तिष्क करता है।
आगे गर्दन, सिर की आदि प्रवर्ती क्रियाएं, जितने भी प्रवर्ती क्रियाएं हैं मध्य मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब अगला है तीसरा पश्च मस्तिष्क, नीचे वाला मस्तिष्क। इसके 3 भाग हैं, इसके भी 3 भाग हैं पश्च मस्तिष्क के। एक है अनुमस्तिष्क, एक है मेडुला और एक है पोन्स। तो अनुमस्तिष्क, इस अनुमस्तिष्क यहाँ होता है एक छोटा, जो कहता है ना धनिया यहाँ मत मार, छोटा दिमाग होता है यहाँ। आप अगर सिनेमा में देखे होंगे तो ज़्यादातर लोगों को कहा जाता है यहाँ मत मारो, एक छोटा दिमाग होता है, उसको छोटी ब्रेन कहते हैं, अनुमस्तिष्क कहा जाता है। अनुमस्तिष्क मतलब छोटा मस्तिष्क। तो ये यहाँ पर होता है, उसी को कहते हैं, वो पश्च मस्तिष्क का भाग है। पश्च मस्तिष्क का 3 भाग है, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स। देखिए अनुमस्तिष्क क्या करता है, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करता है। जो आप सोचने वाले क्रियाएं हैं, जो आपकी इच्छा से चलता है, उसको फिर से ये परिशुद्धि, मतलब फिर से ये कह रहा है कि ठीक करता है कि नहीं करता है, उसको फिर से ये कर दे, सुपरवाइज करता है एक तरह से समझिए। तो ये ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करता है, फिर से शुद्धि करता है कि कोई गलती हो रहा हो लिखने में, बोलने में, समझने में, तो आपको तुरंत दिमाग में अनुमस्तिष्क से मैसेज आएगा कि गलत बोल रहा है। तो अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करता है। अगला मेडुला अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है। क्या करता है ये, अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण मेडुला करता है, जैसे रक्तचाप, बमन आदि। जैसे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर है आपका, तो इसको कौन करता है, ये मेडुला कंट्रोल करता है। या बमन मतलब वोमिटिंग, आपको वोमिटिंग होना है तो उसको कंट्रोल कितना होना है, नहीं कैसे होना है, उसको ये कंट्रोल करता है, कि होते ही रहना है कि बंद हो जाना है, ये सब जो है मेडुला कंट्रोल करता है। आगे है पोन्स, अनैच्छिक क्रिया, जैसे श्वसन का नियंत्रण। श्वसन भी एक नियंत्रण अनैच्छिक क्रिया है, तो उसको पोन्स जो है कंट्रोल करता है। तो इसके बारे में समझ गए आप कि मध्य मस्तिष्क का क्या काम है, पश्च मस्तिष्क के कौन से भाग हैं। बस ये याद रखिएगा कि पश्च मस्तिष्क के कितने भाग हैं और कौन कौन से, ये पूछे जा सकते हैं। आपको भीतर से ना पूछे, ऊपर से ही पूछ देता है कि पश्च मस्तिष्क के कितने भाग हैं, कौन कौन से हैं, इसको लिखिए शॉर्ट्स में। तो ये देख लीजिए, आपका ये हो गया आपका अग्र मस्तिष्क। वही प्र मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का ही भाग है, पीछे मध्य मस्तिष्क, और ये है पश्च मस्तिष्क छोटा वाला। यहाँ पर देख रहे हैं एक जिलेबी की तरह बना हुआ है, यही है अनुमस्तिष्क। और अनुमस्तिष्क के नीचे ये है मेरुरज्जु निकला है, उसके ऊपर होता है पोन्स, बीच में होता है मेडुला और सबसे नीचे होता है मेरुरज्जु। पोन्स सबसे ऊपर में होता है, उसके बीच में जो होता है वो मेडुला होता है, और मेरुरज्जु सबसे नीचे होता है। तो ये अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला, ये क्या है, आपको पश्च मस्तिष्क का भाग है। ये पीछे वाला मध्य मस्तिष्क का भाग है और नीचे मेरुरज्जु है। आगे देखिए, तो ये तो हो गया इंसान में कैसे कंट्रोल होता है, दिमाग का कौन कौन सा भाग है, सोचने का, बोलने का, ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं कहाँ कहाँ से कंट्रोल होती है, ये बात आपको याद हो गया। दूसरा है पौधों में समन्वय। पौधे भी समन्वयित होते हैं, पौधे में भी कंट्रोलिंग पावर होता है। अगर कंट्रोल ना होता तो बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो जाते और फिर टूट करके गिर जाते। अगर ज़्यादा हाइट हो जाए तो बहुत बढ़ जाएंगे और टूट करके गिर जाएंगे, या बढ़े ना तो छोटे ही रह जाएंगे। तो दोनों में कंट्रोल होता है कि इतना ही बढ़ना है। तो वो भी पौधे में समन्वय किस तरह से होता है, तो पौधे में भी समन्वय 2 तरह से होता है। एक होता है वृद्धि के आधार पर, बढ़ रहा है वहाँ पर समन्वयित किया जाता है। एक वृद्धि पर नहीं निर्भर होता है, वृद्धि के आधार पर नहीं होता है। तो 2 तरह के होते हैं, वृद्धि पर निर्भर और वृद्धि पर अनिर्भर, मतलब निर्भर नहीं होना। तो वृद्धि पर निर्भर वाले और अनिर्भर वाले। यहाँ पर देखिए, वृद्धि के कारण गति, और दूसरा है उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। ये वृद्धि पर निर्भर नहीं करता है। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया मतलब तत्काल जो किया जाता है, जैसे आपने छुई मुई का पेड़ देखा है, तुरंत छू दिए तो वो क्या हो जाता है, तुरंत अनुक्रिया दिखाता है, तुरंत एक्शन दिखाता है और सिकुड़ जाता है। वो सिकुड़ जाता है मतलब उसमें वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। क्या पत्ता बड़ा होता है, क्या छोटा होता है, नहीं, कुछ नहीं होता है, बस वो सिकुड़ जाता है, फिर वही का वही साइज पकड़ लेगा। तो उसमें वृद्धि नहीं है, वृद्धि पर निर्भर नहीं कर रहा है वो अनुक्रिया। तो 2 तरह के होते हैं, एक वृद्धि पर निर्भर करने वाला, एक वृद्धि पर निर्भर नहीं करने वाला। तो पहला आपका वृद्धि पर निर्भर नहीं करने वाला है, उसको लिए कहते हैं उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। जो पौधे तत्काल अनुक्रिया दिखाती है, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपको कि वृद्धि पर निर्भर ना होना, इसको वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। ये भी सूचनाओं को पहुंचाते हैं कि हमें वाटर का जरूरी है, पानी का जरूरी है, भोजन का जरूरी है, जल्दी पहुंचाओ यहाँ पर। तो ये भी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। ये पानी को भी नियंत्रित करता है, जहाँ पानी पहुँचाना है वहाँ पहुँचाता है, नहीं पहुँचाना है वहाँ नहीं पहुँचाता है। जैसे फूल को पानी, अगर मान लीजिए आप फूल को, मतलब फूल का कोई काम नहीं है, फल निकल गया उससे, तो फूल देखते हैं बगल से सूख करके गिर जाता है। वो कैसे हुआ, सूखा कैसे हो, तो उसको पानी देना बंद कर दिया, ये पौधा अपना पानी देना बंद कर दिया। तो ये सब वृद्धि पर निर्भर नहीं करने वाला गति है, वृद्धि पर कोई निर्भर नहीं होता है। किसी पौधे का सूख, किसी फूल का सूख जाना, गिर जाना, पत्ते का गिर जाना, उसमें वृद्धि से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये सब जो है
उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया के अंदर में आते हैं, ये वृद्धि पर निर्भर नहीं करते हैं। तो पूछेगा कि पौधे में समन्वय कितने तरीके से होते हैं, तो एक होता है वृद्धि पर निर्भर करने वाला, एक वृद्धि पर न निर्भर करने वाला। इसको पढ़ लीजिएगा बार बार। उदाहरण के लिए छुई मुई के पौधे, पत्तियों का सिकुड़ जाना, ये सब क्या है, सिकुड़ जाती है, ये सब क्या है, वृद्धि पर निर्भर नहीं करने वाला है, बस अपने अवस्था में परिवर्तन। जैसे हवा आया, उसमें भी गति हुआ, तो क्या वृद्धि में कोई दिक्कत हुआ, गड़बड़ हुआ, नहीं, तो वृद्धि नहीं हुआ उसका, बस इधर से उधर हुआ। छुई मुई के पत्ते छू देने पर सिकुड़ गए, फूलों का सिकुड़ जाना या फैल जाना, ये सब वृद्धि से रिलेटेड नहीं है। आगे देखिए, वृद्धि के कारण गति, ये दिशिक या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन के कारण होती है। ये दिशिक एवं अनुवर्तन गतियां, दिशिक का मतलब क्या है, ये दिशा में होता है, एक दिशा में होता है, यानी इसमें वृद्धि होती है, वृद्धि पर निर्भर होता है। तो ये जो गति है, इसमें वृद्धि के कारण गति होती है, इसमें जो गति होती है वो वृद्धि के कारण। पेड़ बढ़ रहा है तो वृद्धि हो रही है ना, तो उसके कारण ऊपर की तरफ गति हो रही है। पेड़ अगर बढ़ रहा है तो वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है तो किसके कारण गति हो रही है, किधर गति हो रही है, तो ऊपर की तरफ गति हो रही है। तो वृद्धि के कारण गति को देखिए, ये दिशिक होता है, दिशा में होता है, और उद्दीपन के कारण होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला प्रकाशानुवर्तन, यानी प्रकाश के कारण गति होगा। यहाँ पर देखिए प्रकाश के तरफ गति, जैसे प्रकाश के तरफ पेड़ क्या करता है, पेड़ ऊपर की तरफ जाता है, क्यों, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मिले, फैले। पेड़ प्रकाश की तरफ जाता है, बड़ा होता है, ऊपर की तरफ बड़ा होता है, तो उसको कारण क्या हुआ, पेड़ में वृद्धि हुई, वृद्धि के कारण गति हुआ, वृद्धि हुई तब तो वो ऊपर की तरफ गति किया, कि उड़ करके गया ऊपर, नहीं, वृद्धि के कारण गया, तो उसको कहते हैं प्रकाश के कारण जो हुआ, तो उसको प्रकाशानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन मतलब क्या कहते हैं, पृथ्वी की तरफ या दूर गति, गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की तरफ भी होता है। गुरुत्वाकर्षण किधर, नीचे की तरफ खींचता है, तो पेड़ नीचे की तरफ भी जाते हैं और उसके विपरीत भी जाते हैं। जैसे पेड़ का जड़ कहाँ जाता है, नीचे, गुरुत्वाकर्षण के तरफ, गुरुत्वानुवर्तन, और उसके ऊपर भी जाते हैं, विपरीत भी जाते हैं। जब पेड़ बढ़ता है ऊपर की तरफ तो उसके गुरुत्वाकर्षण के विपरीत भी जाता है। तो पृथ्वी की तरफ या दूर गति में हो गया पेड़ का बढ़ना, और पृथ्वी की तरफ यानी जड़ का फैलना, पृथ्वी की तरफ गति होता है। जड़ भी तो नीचे जाते हैं मजबूती प्रदान करने के लिए, पानी नीचे में ज़्यादा मिलता है उसको, तो और जड़ नीचे जाता है। जब पेड़ बड़ा होगा तो जड़ और नीचे जाने लगता है, क्यों, क्योंकि उसको ज़्यादा पानी की जरूरत है। ज़्यादा पानी मिलेगा कहाँ, नीचे मिलेगा, जितना नीचे जाएगा। तो ये हो गया गुरुत्वानुवर्तन। आगे है रसायनानुवर्तन, पराग नली का अंडाशय की तरफ गति, ये इसे रसायनानुवर्तन कहते हैं। रसायन के कारण पराग नली, आप पढ़े होंगे कि निषेचन में क्या होता है, एक पराग नली होता है, वहां पर आकर के क्या होता है, कण जो है उस पराग नली के अंदर से जाकर के पराग नली के नीचे अंडाशय होता है, वहां पर निषेचित करता है और फल बनते हैं। तो ये बात आप पुष्प के निषेचन में पढ़े होंगे। तो रसायन के कारण वहां गति हो रही है, मतलब कि उसको निषेचित होना है, इसीलिए पराग नली क्या करता है, बढ़ता है। आगे देखिए, जलानुवर्तन, पानी की तरफ जड़ों की गति, ये भी जलानुवर्तन। जल को प्राप्त करने के लिए जल के तरफ जड़ क्या करता है, भागता है, तो जल के कारण गति हुआ। जल, जब पेड़ बड़ा होगा तो ज़्यादा जल चाहिए, तो जलानुवर्तन कहते हैं। अगला है पादप हार्मोन। तो इन सब कामों को करने के लिए कुछ हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, ऐसे नहीं होता है, कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं तब जाकर के होता है। तो कुछ पादप हार्मोन के बारे में पढ़िए। ये वो रसायन है जो पौधों की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। ये सब सारा काम जो होता है पौधों में, वो हार्मोन के कारण ही होता है। ये वृद्धि, विकास और अनुक्रिया को क्या करता है, समन्वयित करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक ऑक्सीन हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। 4 तरह के यहाँ पे आपको हार्मोन याद करना है। एक ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, और इसके बाद एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड इसको कहते हैं। तो ऑक्सीन का काम है, शाखाओं के अग्र भाग पर बनता है, कोशिका की लंबाई में वृद्धि, प्रकाशानुवर्तन वृद्धि। ये क्या करता है, शाखा जो है उसके सबसे आगे वाले भाग पर बनेगा, और उसके कारण क्या होता है, पौधा बढ़ता है। हार्मोन जितना रिलीज होगा, पौधा और आगे की तरफ जाएगा, और ये कोशिका की लंबाई में वृद्धि कर देता है। कोशिका जब लंबा होगा तभी जाकर के वृद्धि करेगा। तो कोशिका की लंबाई में वृद्धि या शाखा में वृद्धि, कुछ शाखाओं के अग्र भाग पर बनता है, तो शाखा में तब वृद्धि होगा। कोशिका बड़ा होगा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके बाद प्रकाशानुवर्तन में भी वृद्धि करता है। आगे वो बढ़ेगा तो प्रकाश के तरफ ही ना बढ़ेगा, ऊपर ही नहीं जाएगा, प्रकाश के तरफ ही जाएगा, तो प्रकाशानुवर्तन में भी वृद्धि करता है ये। तो ये सारा काम ऑक्सीन करता है। अगला है जिब्रेलिन, ये तने की वृद्धि में सहायक होता है। जैसे ये जड़ है, जड़ के ऊपर जो तना होता है, तो तना भी तो मोटा होता है, नीचे तो मिट्टी के नीचे तो जड़ हो गया, और जड़ से जो निकलता है वो मोटा वाला भाग, उसी को तो तना कहते हैं। उससे भी बहुत सारे पतले पतले तने निकले होते हैं। तो तना भी तो पेड़ के साथ मोटा होते जाता है। पेड़ बड़ा हो गया, तना मोटा ही नहीं हुआ तो टूट जाएगा ना, पेड़ नहीं रहेगा, तो तना भी मोटा होता है। तो तना को मोटा करना है, वो जो गोल गोल गोलियां देखते हैं, लकड़ी की जो गोलाई है वो बढ़ते रहता है, तो वो जो है जिब्रेलिन के कारण बढ़ता है आपका, तने की वृद्धि में सहायक। अगला है साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन तीव्र करता है,
फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। कोशिका विभाजन को साइटोकाइनिन क्या कर देगा, फास्ट करेगा, और फल और बीज में पाया जाता है। अगर कोशिका विभाजन जल्दी जल्दी होगा तब ना बहुत सारे कोशिका बनेंगे, तब ना जाकर के फल बड़ा होगा। नहीं तो अगर कोशिका विभाजन देर से हो तो छोटा ही फल रह जाएगा, फल जल्दी बढ़ेगा नहीं। 3 साल में फल जो है आपका आम जो है बड़ा होगा, इतना से इतना बड़ा कब होगा फल, 3 साल में जाकर के। अगर कोशिका विभाजन धीरे से हो तो अगर जल्दी जल्दी कोशिका विभाजन होगा तो कोशिका जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, वहाँ पर कोशिका ज़्यादा होगा तो फल भी बड़ा होता जाएगा। तो इसको कहाँ रहना है, साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन के लिए सहायक है। तो इसको रहना कहाँ है, तो फल में रहना है, क्योंकि फल को ही बहुत जल्दी बढ़ना होता है, 2 से 3 महीने में बड़ा होकर पक जाना होता है। तो फल व बीज में अधिक मात्रा में ये क्या होता है, साइटोकाइनिन पाया जाता है। बाद बाकी को तो थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा काम, पेड़ में, तना में, जड़ में, ये सब कम भी होगा तो चलेगा, फल में ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद है एब्सिसिक अम्ल, ये वृद्धि संदमन करता है, पत्तियों का मुरझाना, तनाव हार्मोन, पेड़ में भी तनाव हार्मोन को कंट्रोल करता है। पत्ती का मुरझाना इसी के कारण होता है, एब्सिसिक अम्ल के कारण। ठंड में क्या करते हैं, पेड़ पत्ते को गिरा देते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा उसको सनलाइट नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, पत्ता झूठेगा, उससे क्या लेगा, एनर्जी लेगा, इसलिए पेड़ क्या कर देते हैं, पत्ते गिरा देते हैं। तो ये सब एब्सिसिक अम्ल के कारण कंट्रोल होता है। पत्ते का मुरझाना या तनाव हार्मोन को कम करना, ये सब एब्सिसिक अम्ल का काम है। अगला है, ये तो पादप में हार्मोन हो गया। ये 4 हार्मोन आपको याद रखना है, पादप के हार्मोन है, पूछे जाएंगे, पक्का पूछे जाएंगे। अगर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो कहीं से नहीं आएगा, यहीं सबसे आएगा। आपको यही बुलेट पॉइंट्स हैं, इसी से क्वेश्चन आने हैं, बाद बाकी तो समझने के लिए होता है। ये आपको क्या है, मक्खन बना निकाल करके दिया गया है। जैसे दूध होता है और दूध में मक्खन होते हैं तो उसको निकाला जाता है, उसी तरह से ये मक्खन निकाला गया है आपके चैप्टर में से। आगे देखिए, जंतुओं में हार्मोन। आप पादप में हार्मोन पढ़ लिए, तो जंतु में भी तो हार्मोन होता है, हम लोगों में तो हार्मोन होते हैं। हार्मोन के कारण ही बहुत सारा काम कंट्रोल होता है। तो जंतु में किस किस तरह के हार्मोन होते हैं, देखिए यहाँ पर हार्मोन, ये वो रसायन है जंतुओं की क्रिया, विकास एवं वृद्धि को समन्वय करता है। जैसे पौधा में विकास, वृद्धि, अनुक्रिया, इस सब को समन्वयित करता है पादप हार्मोन, उसी तरह से जंतु में भी जो है विकास वृद्धि को समन्वय करने वाला कौन है, जंतु हार्मोन। हमारा भी जो हाइट बढ़ा है, मान लीजिए इतना बड़ा हुआ है, तो हार्मोन के कारण ही हुआ है। अब जाकर के यहाँ रुक गया है तो इसका कारण है क्या है, हार्मोन है। हार्मोन निकलना आप बंद कर दिया, अगर वो समन्वय नहीं होता, वो कंट्रोल नहीं होता तो इतना निकलता कि हम छत के बराबर हो जाते हैं। आगे है अंतःस्रावी ग्रंथि, हार्मोन है, और हार्मोन को निकालता कौन है, वो ग्रंथि में होता है हार्मोन, उसको कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती है, हार्मोन कहलाते हैं। यही ग्रंथि में हार्मोन रहता है और वो रक्त में छोड़ देता है, आपके ब्लड में वो हार्मोन छोड़ देता है और वो हार्मोन काम करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथ, बहुत सारे हार्मोन हैं। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर हम इसको खींचे तो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा, लेकिन उतना लंबा लेके नहीं जाना है। आपके सिलेबस में जितना है, जितना आपके एग्जाम में आएगा उतना ही पढ़ाना है। हमें यहाँ पर आपको नॉलेज शो नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान का शो नहीं करना है, आपको काम निकालना होता है आपका। तो हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उनके कार्य। देखिए यहाँ पर कुछ हार्मोन दिए गए हैं, उनके क्या, वो कौन से ग्रंथि में होते हैं और उसका स्थान कहाँ है, वो ग्रंथि जो है कहाँ पाया जाता है और उसका क्या काम है। वो जो हार्मोन निकलते हैं उस ग्रंथि से तो वो काम क्या करते हैं, ये 4 बातों को यहाँ पर लिखा गया है। बस इस टेबल को याद रखिएगा तो बहुत ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा, यहीं से बनेगा आपका। तो हार्मोन किस ग्रंथि में पाया जाता है, जैसे हार्मोन है तो एक ग्रंथि, झोला, मान लीजिए झोला जिसको मानिए, पॉलीथीन मानिए, उसमें तो होगा, तो हार्मोन क्या होगा, उस पॉलीथीन में होगा, तो पॉलीथीन को ग्रंथि कहते हैं। और वो ग्रंथि कहीं तो लटका होगा हमारे शरीर में, कहाँ लटका है, दिमाग में लटका है कि पेट में लटका है कि पेट के नीचे है कि पेट के ऊपर है कि फेफड़ा में है कि लीवर में है, इन सब जगहों को बताता है कि हार्मोन के बाद ग्रंथि कहाँ पर है, स्थान क्या है, इसके बाद उस हार्मोन के काम क्या है। देखिए पहला हार्मोन है थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन कहाँ होता है, अबटू ग्रंथि में। अबटू ग्रंथि आपका गर्दन में होता है, यहाँ पर अबटू ग्रंथि गर्दन में होता है। और यहाँ टॉन्सिल जिसको कहते हैं, यहाँ किसी बच्चे का टॉन्सिल बढ़ जाता है, दर्द करने लगता है। यहाँ पर देखते होइएगा एक छोटा सा ग्रंथि है, कभी कभी पकड़ाता भी होगा आपको, यहाँ पे होता है एक छोटा सा ग्रंथि, उसको थायरॉक्सिन कहते हैं, जिसको अबटू ग्रंथि भी कहा जाए। हार्मोन होता है उसमें थायरॉक्सिन, और वो जिस झोला में रहता है उसको कहते हैं अबटू ग्रंथि, यहाँ पे होता है, वो गर्दन में होता है। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय करता है। उपापचय मतलब पचाना। अगर कार्बोहाइड्रेट है, चावल खाएं, पेट में वैसे ही रह जाएगा तो दिक्कत होगा, तो उसको पचाता कौन है, तो वही थायरॉक्सिन जो है। ये सब जो हार्मोन्स हैं ये सब पचाने में मदद करता है। किस किस को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, वसा को, इन तीनों को पचाने में ये हार्मोन क्या करता है, मदद करता है कि इसको पचाओ, उसको प्रेरित करता है उस काम को होने में। अगला है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि में रहता है, जो मस्तिष्क में होता है।
दिमाग में एक पीयूष ग्रंथि छोटा सा इतना बड़ा होता है, जो वृद्धि हार्मोन जिसमें होता है वहीं से वो हार्मोन निकलता है। जितना निकलेगा उतना ही आपका हाइट बढ़ेगा, जब निकलना बंद कर देगा तो आपका हाइट रुक जाएगा। तो ये वृद्धि हार्मोन है जो होता है कहाँ पर, पीयूष ग्रंथि में। ये पीयूष ग्रंथि नाम के झोला में होता है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। बहुत सारे काम को ये संपादित करता है, बहुत ज़्यादा काम को ये संपादित करता है, इसीलिए इसका नाम मास्टर दिया गया है, यानी मास्टर ग्रंथि इसको उपाधि दी गई है। ये मस्तिष्क में होता है और वृद्धि व विकास का नियंत्रण करता है। आपका शरीर कितना वृद्धि करेगा, विकास करेगा, इस बात को यही वृद्धि हार्मोन नियंत्रित करता है, जो पीयूष ग्रंथि में होता है। और वो ग्रंथि कहाँ होता है, मस्तिष्क में होता है। तो समझ गए आप, समझ गए कि नहीं समझ गए? देखिए, जैसे आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं उसको, तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, दूध आपका हार्मोन है, और दूध अगर कमंडल में है तो वो ग्रंथि है। कमंडल में दूध है, कमंडल में से दूध निकाल करके दिया जाता है, तो कमंडल आपका ग्रंथि है, उसके अंदर में जो दूध है वो हार्मोन है। और वो कमंडल शरीर में जहाँ पे लटका हुआ है वही स्थान, वो स्थान को दिखा रहा है, जो गर्दन में है कि मस्तिष्क में है कि कहाँ पर है। और वो जो हार्मोन है, दूध जो निकलेगा, यानी वो हार्मोन जो निकलेगा तो क्या काम करेगा, उस काम को वहाँ पर दिखाया गया है। अगला है एड्रेनलिन। ये क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन है जो अधिवृक्क में होता है, वृक्क के ऊपर। अधिवृक्क मतलब अधिक, वृक्क मतलब वृक्क, अधिवृक्क का मतलब क्या, वृक्क के ऊपर होता है। ये अधिवृक्क ग्रंथि में होता है। और कहाँ होता है, वृक्क के ऊपर। वृक्क कहाँ होता है, वृक्क को किडनी कहते हैं। कल भी हम आपको बताए हैं, किडनी थोड़ा सा पेट के पास, पेट से यहाँ पर होता है, यहाँ पर कमर से थोड़ा ऊपर, यहाँ पर दोनों भाग में यहाँ पर होता है। समझ में आया, कमर से थोड़ा ऊपर दोनों भाग में रहता है। वहीं से एक पाइप गया है, कल हम आपको मूत्र मार्ग में पढ़ा रहे थे, वो पाइप निकला है, मूत्राशय में गया है वो पाइप, वहाँ पे पेशाब इकट्ठा होता है और वहीं से आपका पेशाब निकलता है। तो वही एड्रेनलिन जो वृक्क के ऊपर होता है, वही किडनी के ऊपर में होता है। ये एड्रेनलिन हार्मोन नाम का, जो अधिवृक्क ग्रंथि में रहता है। और ये क्या करता है, बीपी, हृदय की धड़कन आदि को नियंत्रण, आपातकाल में ये बीपी का नियंत्रण, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण क्या करता है, नियंत्रित करता है। कब, धड़कन अति आपातकाल स्थिति, मान लीजिए आपका हार्ट अटैक कर गया तो आपका धड़कन रुक गया, तो ये क्या करेगा, तुरंत एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा और आपके हृदय की धड़कन को क्या करेगा, सामान्य करेगा, फिर से स्टार्ट करेगा। जो भी हुआ है, अगर बढ़ गया है तो स्पीड हो गया है तो उसको कंट्रोल करेगा। आपातकाल की स्थिति में जब आपका जान जाने वाला स्थिति हो तब ये एड्रेनलिन निकलता है। अगर ये निकलना बंद कर दे तो आप हार्ट अटैक से क्या हो जाएगी, आपकी मृत्यु हो सकती है। अगला है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, ये भी एक हार्मोन है, बहुत ही जरूरी है। आजकल लोग सब इंसुलिन का सुई ले रहे हैं। ये अग्नाशय में होता है और ये उदर के नीचे होता है। उदर यानी पेट जो है उसके नीचे होता है, अग्नाशय में, और रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। ये इंसुलिन है, इसी के कारण डायबिटीज होता है। ये इंसुलिन अगर ना निकले तो शरीर में क्या हो जाएगा, शुगर ज़्यादा हो जाएगा। ये शुगर को कंट्रोल करता है। चीनी आपके अंदर में ग्लूकोज जो है C6 या S6 उसको कंट्रोल करता है। अगर उसको ये ना निकले तो वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, यानी आपके शरीर में शुगर ज़्यादा हो जाएगा, चीनी मतलब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और आप शुगर से परेशान हो जाएंगे। आपको शुगर नाम की बीमारी हो जाएगा। चावल, मिठाई सब बंद कर दिया जाएगा, जिसमें ज़्यादा शुगर होता है, ज़्यादा ग्लूकोज होता है, वो सब बंद कर दिया जाएगा। तो ये क्या करता है, इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करता है, आपके बॉडी को बैलेंस रखता है। ये अगर निकलना बंद कर दे तो शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, समन्वय से बाहर हो जाएगा और आपके शरीर डायबिटीज़ का शिकार हो जाएगा। तो यही इंसुलिन है। अगर आजकल क्या हो रहा है, लोगों में जितना ज़्यादा मिठाई खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं और बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं, तो ये कितना निकलेगा, ये निकलना बंद कर देता है तो डायबिटीज हो जाता है लोगों को। तो ये इंसुलिन बाहर से लेते हैं, सुई के माध्यम से, सुई में भर करके इंसुलिन अपने पेट में, यहाँ पर अग्नाशय के पास, वहाँ पर लेते हैं। तो वहाँ से जो है पूरे शरीर में फिर से क्या होता है, शुगर का, शर्करा का कंट्रोल होता है, तब जाकर के शरीर ठीक रहता है। जिस दिन सुई लेंगे उस दिन ठीक रहेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो ये इंसुलिन निकलता है, हमारे अग्नाशय के पास होता है, उदर के नीचे। ये अगर ठीक रहा तो आपके शरीर में क्या रहेगा, रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहेगी। ये अगर निकलना बंद कर दिया तो रक्त में शर्करा यानी चीनी की मात्रा, जिसको शुगर कहते हैं हम लोग, शुगर की मात्रा, शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये लेना जरूरी पड़ता है, ये निकलना चाहिए। अगर ना निकले तो बाहर से लेना पड़ जाएगा आपको। आगे देखिए, लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन नर में होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, नर में। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, नर में। एस्ट्रोजन कहाँ होता है, तो मादा में होता है। महिलाओं में, मादाओं में एस्ट्रोजन होता है, और टेस्टोस्टेरोन कहाँ होता है, मर्द में होता है। ये लिंग हार्मोन है, क्योंकि लिंग आधारित है, नर में यही होगा, मादा में यही होगा। समझे कि नहीं समझे, तो इसीलिए इसको लिंग हार्मोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन कहाँ होता है, आपके वृषण में, और एस्ट्रोजन कहाँ होता है, अंडाशय। अंडाशय में होता है आपके। वृषण कहाँ होता है, जहाँ से आपका मूत्र मार्ग है उसके नीचे देखते हैं लटका हुआ होता है दो गोल गोल, उसी को कहते हैं वृषण, उसी में होता है ये लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो देखिए यहाँ पर पेट का निचला हिस्सा, पेट के नीचे ही है वो। यौवना आरंभ से संबंधित परिवर्तन, यौवन से संबंधित जो भी परिवर्तन है लैंगिक परिपक्वता के लिए ये सारा जिम्मेदार होता है। आपका दाढ़ी वाढ़ी निकलना, ये सब जो बच्चे से तो आपकी दाढ़ी नहीं है, ये तो बड़े हुए हैं तब दाढ़ी हुआ।
तो आपको पता लगा, तो यौवना आरंभ के संबंधित जो भी परिवर्तन होते हैं जब आप 10 साल 15 साल के बाद बड़े होते हैं, तो उन सब के लिए यही हार्मोन टेस्टोस्टेरोन आपके मतलब नर के लिए जिम्मेदार है और एस्ट्रोजन मादा के लिए जिम्मेदार है। समझ गए होंगे। अगला एक आपको टॉपिक दिया हुआ है मधुमेह के बारे में। मधुमेह यानी डायबिटीज, जिसको हम पहले भी बता दिए हैं। इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, यानी शर्करा जो आपका चीनी है, ग्लूकोज है, वो बॉडी में कंट्रोल नहीं होता है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है, जिसके कारण ये मधुमेह यानी डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाती है। इसको इंग्लिश में शुगर भी कहते हैं। इसका कारण क्या है? तो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। ये इंसुलिन जब निकलना बंद कर देता है तो उसके कारण ये मधुमेह डायबिटीज नाम की बीमारी होती है। ये ठीक से निकलता रहे तो क्या होगा? शुगर कंट्रोल होगा, शर्करा जो है ब्लड में वो कंट्रोल करते रहता है। ये निकलना ही बंद कर देगा तो कंट्रोलिंग बंद हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है इंसुलिन। तो इंसुलिन रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। अब इसका निदान क्या है? इंसुलिन हार्मोन को इंजेक्शन के द्वारा लेना। अगर आपका शरीर में नहीं निकल रहा है तो क्या करिएगा? बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो इंसुलिन हार्मोन को क्या करना पड़ता है? बाहर से लेना पड़ता है इंजेक्शन के द्वारा। तो इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लीजिएगा तो आपका इस बीमारी से निदान मिलता रहेगा। जिस दिन बंद कर दीजिएगा उस दिन परेशान हो जाइएगा। तो निदान का यही है कि इंजेक्शन लेते रहिए और ठीक रहिए। इसीलिए एक्सरसाइज करिए, खूब मेहनत करिए कि इंसुलिन प्रॉपर फंक्शन करे। नहीं तो अगर आप बैठे रहिएगा, ज़्यादा आराम खोजिएगा तो ये सब चीज़ इनबैलेंस हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा, बीमार पड़ने लगेंगे आप। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है नियंत्रण एवं समन्वय, हमको उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको इस चैप्टर में इतना ही याद रखना है, यही काम का है, यही एग्जाम के लायक है। इतना ही में आपको ये 5 मिनट 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। यही नोट्स आपको बेहतर परफॉर्मेंस करवाएगा। वो आपका जो बड़ा वाला नोट्स है, जो बड़े बड़े पेज में बने हुए हैं, वो परफॉर्मेंस नहीं करवाएगा। इसीलिए हम इतना छोटा में, इसको एकदम छोटे में, इतना में क्या करते हैं, उसको समेटते हैं। इसका इतना मेहनत करने का काम यही है कि आपको एग्जाम के दिन फायदा पहुंचाए, जिसके लिए आप सालों तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम के दिन आपका नोट्स उस तरह का नहीं है और 1-2 चैप्टर पढ़ के जा रहे हैं, बाद बाकी सब 10-12 चैप्टर छूट जा रहा है। तो आपसे कितने ऑब्जेक्टिव बनेंगे? 10 से 15 ऑब्जेक्टिव बनेंगे, बाद बाकी सब में कन्फ्यूजन होगा। इसके कारण ये नोट्स अगर आप रिवाइज करके गए, तुरंत आएगा कि ये क्या कहते हैं, इंसुलिन क्या करता है, या फलाना हार्मोन क्या करता है, थायरोक्सिन क्या करता है, अलग अलग चीज़ें आएंगी आपके दिमाग, पूछा जाएगा कि मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क में कौन सी क्रियाएं को नियंत्रित करता है, तो आप तुरंत बताइएगा क्योंकि रिवीजन रहेगा। तो क्या करिए, आप इसको लिखिए, इसको एक पतला कॉपी बना लीजिए 20-25 रुपये का साइंस का, उसमें रोज़ लिखते चलिए और इसको उस दिन के लिए रखिए। जब एग्जाम आएगा अभी से ही पढ़ते चलिए 4-5 बार। एग्जाम के दिन भी उस पतले कॉपी को अपने साथ में ले जाइएगा और उस दिन भी आपको ये काम करेगा। ये नोट्स आपका वो मोटा वाला नहीं काम आने वाला है। तो चलिए इसको लिखिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना ग्रुप में शेयर करिए और ग्रुप के विद्यार्थियों के साथ मिल करके पढ़िए, जिसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरे लोगों तक पहुँचाइए। तो चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुनने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का।